26 है कि light of frequency 2 times the threshold frequency is incident on the metal surface if the frequency is quartered and the intensity is doubled. frequency initially 2 times f naught थी, अब हमने frequency को कितना कर दिया है, क्वार्टर कर दिया है, यानी कि 2 times f naught से भी 4 times कम कर दिया है, इनिशियल फ्रीक्वेंसी का 4 times कम कर दिया है हमने. तो ये कितनी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अब? नाउ द फाइनल फ्रीक्वेंसी इज हाफ ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, हाफ ऑफ एफ नॉट. एंड इंटेंसिटी जो पहले थी, अगर पहले इनिशियल इंटेंसिटी उसकी मैं आई लिखूं तो नाउ द इंटेंसिटी इज 2 times ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी. तो क्वेश्चन ये है कि आप बताएं फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा. सो ऐसा है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट IP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ the incident frequency is greater than or equal to the threshold frequency. जब तक ये फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की थ्रेशोल्ड से ऊपर रहेगी और अगर हम फिर इसको कांस्टेंट अज्यूम कर लें तो वी सी के इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट को. आप फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ऊपर रखें, कांस्टेंट रखें और इंटेंसिटी को बढ़ाएं घटाएंगे तो उसके साथ साथ अकॉर्डिंगली फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी रिस्पेक्टिवली बढ़ेगा और कम होगा. लेकिन अगर ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कम हो गई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो. अब आप इंटेंसिटी को बढ़ाएं या घटाएं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो से बढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उससे कम फ्रीक्वेंसी वाला इंसिडेंट फोटोन गिर रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट होगा ही नहीं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा. सो इस केस में यही हो रहा है कि हमने ऑल्दो इंटेंसिटी डबल कर दी है लेकिन इनिशियली फ्रीक्वेंसी 2 times ऑफ थ्रेशोल्ड थी, अब हाफ ऑफ थ्रेशोल्ड है, यानी कि थ्रेशोल्ड से कम है. सो देयर विल बी नो फोटो इलेक्ट्रिक करंट एंड हेंस द फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बिकम जीरो. 27 है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एक मेटल की एफ नॉट है, उसके ऊपर हमने लाइट डाली है जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 times ऑफ थ्रेशोल्ड है. तो आप बताएं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन. एनर्जी ऑफ फोटोन में फ्रीक्वेंसी की जगह हम पुट कर सकते हैं 4 times थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी माइनस HF नॉट, वैसे का वैसा होगा 4 HF नॉट माइनस HF नॉट, तो ये हो जाएगा 3 times ऑफ HF नॉट. दिस विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स. डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. 28 है, ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स मूविंग विद द सेम मोमेंटम वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी. वी नो द फॉर्मूला दैट लैम्डा इज इक्वल टू h over p and we know that h is constant, so lambda will be inversely proportional to the momentum of the particle. So if all these particles have the same momentum then all of them must have the same de Broglie wavelength. So D will be the correct option. 29 है, when green light is incident on a certain metal surface electrons are emitted but no electrons are emitted by yellow light. हम यहाँ पर स्पेक्ट्रम बना रहे हैं और उसके सारे के सारे कलर्स हमने हाई फ्रीक्वेंसी से लो फ्रीक्वेंसी की तरफ अरेंज कर दिए हैं. ये हाई फ्रीक्वेंसी और ये लो फ्रीक्वेंसी है. क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ग्रीन लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन जब उसी मेटल सरफेस के ऊपर हमने येलो लाइट डाली तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो हो गया. पहले नॉन जीरो था, कुछ ना कुछ था, येलो लाइट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया. इसका मतलब है कि ग्रीन लाइट से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी और येलो से, स्पेशली अगर हम देखें येलो से नीचे वाली फ्रीक्वेंसीज के ऊपर भी कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि येलो वाली फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो गया है. तो इससे लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ऑब्वियसली वो लो एनर्जी फोटॉन्स ही होंगे, इससे भी लो एनर्जी फोटॉन्स होंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. जबकि ग्रीन और इससे आगे वाली ये सारी फ्रीक्वेंसीज वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, दीज विल प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो अब क्वेश्चन में है कि अब अगर हम इसी मेटल सरफेस के ऊपर रेड लाइट डालें, ये वाली लोअर फ्रीक्वेंसी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वाली, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होंगे? अगर होंगे तो ज्यादा होंगे या कम होंगे या क्या होगा? तो ऑब्वियसली जब येलो लाइट के ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो है तो ऑल द लाइट्स हैविंग फ्रीक्वेंसी लोअर देन दिस येलो लाइट विल इमिट नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स, विल कॉज नो फोटो इमिशन. सो अगर रेड लाइट भी डालें इसके ऊपर, ऑब्वियसली उसकी फ्रीक्वेंसी येलो लाइट से कम ही है, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड. 30 है, a beam of red, yellow and blue light have exactly the same energy. Which beam contains lesser number of photons? We have the formula that energy of a photon is equal to hf
इफ एनर्जी ऑफ अ बीम ऑफ फोटॉन्स कंटेनिंग n नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है ना। अगर हमने पूरी की पूरी बीम की कैलकुलेट करनी है जिसमें n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो उसकी एनर्जी En विल बी गिवन बाय n टाइम्स hf, राइट। समझ में आती है बात, सिंपल सी बेसिक मैथ्स है कि उसमें n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो एक फोटॉन की एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दो जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स है, तो पूरी की पूरी बीम की एनर्जी आ जाएगी। अब ये फार्मूला हम लेकर आगे चलेंगे। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी बीम के फोटॉन्स जो हैं वो कम होंगे। इस फार्मूले को अगर हम रीअरेंज करें तो वी गेट दिस, ऑल ऑफ देम हैव सेम एनर्जी। तो ये एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई, h वैसे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट्स को हटा दें तो बाकी रिलेशन बनता है जे कि नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल फोटॉन। यानी कि अगर हमने ये देखना है कि किस बीम की जो है कॉम्पोजिशन में नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे, तो हमें ये देखना होगा कि किस बीम में फोटॉन्स हाई फ्रीक्वेंसी के हैं। जो फोटॉन्स हाई फ्रीक्वेंसी के होंगे जिस बीम में, उसी बीम में नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे, राइट। तो हमने अब इन ऑप्शन में से वो वाली लाइट सेलेक्ट करनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, और वो है ब्लू। सो ब्लू लाइट शैल हैव द लोएस्ट नंबर ऑफ फोटॉन्स। 31 है, एज अ बॉडी इज हीटेड एंड इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द रेडिएशन बिकम्स रिचर इन व्हाट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, आप सबको पता होना चाहिए कि वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटॉन्स कम होती जाती है। टेम्परेचर आप किसी भी बॉडी का बढ़ाएंगे तो उसमें से हाई एनर्जी फोटॉन्स निकलना शुरू हो जाते हैं। एक बॉडी है फॉर एग्जांपल, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस, एक दूसरी बॉडी है जिसका टेम्परेचर है 100 डिग्रीज ऑफ सेल्सियस। तो इसमें से जो फोटॉन्स निकल रहे हैं वो लो एनर्जी के, लो फ्रीक्वेंसी के, लॉन्गर वेवलेंथ के हैं, जबकि इस ज़्यादा हॉट बॉडी में से जो निकल रहे हैं वो हाई एनर्जी के हैं, हाई फ्रीक्वेंसी के हैं और लो वेवलेंथ के हैं। ठीक हो गया। तो अब हमें हाई टेम्परेचर वाली की देखनी है तो उसकी जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्टर होगी, राइट। ये हमने जो बात की है, शॉर्टर वेवलेंथ वाले, हाई फ्रीक्वेंसी वाले, हाई एनर्जी वाले फोटॉन्स। 32 है, डिस्क्रीट नेचर ऑफ रेडिएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हाट। तो मैक्स प्लांक साहब थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि रेडिएशन की भी डिस्क्रीट नेचर होती है। रेडिएशन इस तरह नहीं होती कि कंटिन्यूसली एक वेव ट्रेवल कर रही है, जबकि इस तरह से होती है, इसके बजाय ये होती है। यानी कि डिस्क्रीट सेपरेट पार्टिकल्स होते हैं रेडिएशन के, और हर एक पार्टिकल की एक मखसूस जो है क्वांटाइज्ड एनर्जी होती है जिसका फार्मूला होता है HF, राइट। ये सारी की सारी प्लांक्स की थ्योरी थी। इससे पहले जिस तरह से मैटर को भी इसी किस्म की थ्योरी से आइडेंटिफाई किया गया था कि मैटर भी कंटिन्यूस नहीं होता, मैटर की भी डिस्क्रीट नेचर होती है, उसके भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं किसी न किसी मखसूस साइज के, और हर पार्टिकल का जो है वो साइज, मास, सब कुछ क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स होता है। डिफरेंट टाइप्स के जो मैटर्स होंगे उनमें हर किस्म में, हर में एक में डिफरेंट टाइप के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, और फिर उसके बाद उसको कहा गया एटम, फिर उसका स्ट्रक्चर और सारा का सारा एटॉमिक थ्योरी जो है वो आगे उसने इवॉल्व किया। रेडिएशन की भी इसी तरह मास की तरह ही डिस्क्रीट थ्योरी पहले पहले मैक्स प्लांक ने दी कि जिस तरह मास जो है कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल की प्रॉपर्टीज फिक्स हैं। डिफरेंट मैटर होगा तो डिफरेंट पार्टिकल होगा उसमें। उसी तरह लाइट भी इस तरह है कि एक मखसूस टाइप की लाइट में इसी तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। डिफरेंट किस्म की लाइट होगी, येलो लाइट होगी, अल्ट्रावायलेट लाइट होगी, तो हर किस्म की लाइट में ये एक जो इंडिविजुअल पार्टिकल है इसकी प्रॉपर्टीज हर किस्म की लाइट में डिफरेंट होंगी। तो वही सारा का सारा मास वाला उसूल मैक्स प्लांक ने सबसे पहले अप्लाई कर दिया लाइट के ऊपर। 33 है, रेड, ग्रीन और ब्लू लाइट में से कौन से जो लाइट है उसके फोटोन में सबसे ज्यादा एनर्जी और सबसे ज्यादा मोमेंटम है। हमारे पास इक्वेशन है E = PC। मोमेंटम जिसका ज्यादा होगा उसी की एनर्जी भी ज्यादा होगी, और मोमेंटम किसका ज्यादा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है ऑब्वियसली। सो हमने यहाँ से हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट तलाश करनी है और वो ऑब्वियसली ब्लू लाइट है। अब ब्राइटर लाइट का मतलब है जिसकी इंटेंसिटी हाई हो, एज कंपेयर टू अ डिमर लाइट जिसकी इंटेंसिटी कम हो, ऑफ द सेम कलर, यानी कि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है सपोज FA वो बराबर होगी FB के।
दो है ना बीम्स ऑफ लाइट। तो वो कहते हैं एक लाइट ब्राइट है एक लाइट डिम है, लेकिन दोनों का कलर सेम है, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। तो आप बताएं वो ब्राइट वाली लाइट जो है वो क्या वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इमिट करवाएगी या इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी इमिट करवाएगी या क्या होगा। तो हम सबको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड भी इंक्रीज हो जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपने ब्राइटर लाइट यूज की है तो इट विल कॉज इजेक्शन ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 35 है रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। तो ये एक वेल नोन फैक्ट है कि रेस्ट मास जो होता है फोटोन का वो जीरो होता है। हम जितनी भी ये प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, E इज इक्वल टू एच एफ, E इज इक्वल टू पी सी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी, ये सारा का सारा कहानी मूविंग फोटोन के लिए होती है कि जो फोटोन मूव कर रहा है उसी का ही हम यहाँ पर मोमेंटम देखते हैं। मोमेंटम मास वाली चीज़ का ही होता है ना। तो ये जो मोमेंटम हम प्लांक्स इक्वेशन में कहीं से घुसा आते हैं, डी ब्रॉयज वेवलेंथ से यहाँ पर पुट करके ये इक्वेशन E इज इक्वल टू पी सी वाली डिराइव करते हैं। ये यही एज्यूम करते ही ड्राइव करते हैं कि फोटोन मूव कर रहा है। अगर फोटोन रेस्ट के ऊपर होगा तो उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा, कोई मास नहीं होगा। If the wavelength of incident radiation in a photoelectric experiment is increased, wavelength is increased यानी कि फ्रीक्वेंसी आपने लो कर दी है और इनके लो एनर्जी वाले फोटोन्स अब डालना शुरू कर दिए हैं। तो इससे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो कम हो जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम हो जाएगी। ठीक हो गया ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पहला है फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल डिक्रीज। फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। दूसरा है स्टॉपिंग पोटेंशियल विल डिक्रीज, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमने अभी डिराइव की है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज, अगेन फोटो इलेक्ट्रिक करंट का कोई वास्ता ही नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज, ये भी गलत है, इंक्रीज नहीं होगी डिक्रीज होगी। सो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 37 है द आइडिया ऑफ मैटर वेव वॉज फर्स्ट गिवन बाय हु। सो डी ब्रॉय साहब थे जिन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैटर्स भी वेव्स के तौर पर एक्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड दे आर इन मोशन। और उन्होंने बकायदा इक्वेशन भी दी थी कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर पी या एच ओवर एम वी। इसके मुताबिक उन्होंने मोमेंटम को रिलेट किया था वेवलेंथ के साथ। 38 है अगर हम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट लाइट की बढ़ा दें, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी मतलब कि वेवलेंथ कम कर दी यानी कि एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी बढ़ा दी तो क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाले ऑप्शंस हैं उनको तो सीधा सीधा आप कैंसिल ही कर दें। बाकी बचा स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस, ये करेक्ट ऑप्शन है, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 39 है द स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इक्वल टू। वो कहता है कि अगर हमें ग्राफ बनाएं, यहाँ पर हो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, यहाँ पर हो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो ये इस तरह का हमें ग्राफ मिलता है देखने को। और यहाँ पर होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, राइट। तो वो कहता है इस ग्राफ की जो स्लोप है आप वो बताएं क्या होगी। हम सब जानते हैं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू y वाला चेंज डिवाइडेड बाय x वाला चेंज। तो अगर सपोज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी है, यहां पर है, जबकि हमने ये वाली फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन डाला है, तो स्लोप क्या होगा, y वाली क्वांटिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय ये वाली x वाली क्वांटिटी क्या है, ये x वाली क्वांटिटी है f माइनस एफ नॉट। ये होगी स्लोप इस ग्राफ की। और ये हमने मालूम करनी है कि ये स्लोप किसके बराबर है। तो अगर आपको पता हो आइंस्टाइन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसके मुताबिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन या एच एफ माइनस एच एफ नॉट, और वी कैन फर्दर सिंप्लीफाई इट एज एच इंटू एफ माइनस एफ नॉट। इसी को दोबारा से रीअरेंज कर लें तो वी गेट f माइनस एफ नॉट विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट। सो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय f माइनस एफ नॉट है,
ये प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर है। और अभी हमने ये भी देखा कि यही काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय एफ माइनस एफ नॉट स्लोप के बराबर है। सो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल बी इक्वल टू प्लांक्स कांस्टेंट, राइट। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 40 है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करते वक्त हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लाइट एक पार्टिकल है, और हम ये भी देखते हैं कि एक पार्टिकल जब जाके लगता है मेटल की सरफेस के ऊपर तो उससे एक ही इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। लाइट को हम इस केस में एज अ वेव अज्यूम नहीं करते। कॉम्पटॉन इफेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ, कॉम्पटॉन इफेक्ट भी ऑब्वियसली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट की एक मैनिफेस्टेशन है। यहां पर कुछ बच्चों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी लगाया हुआ था, और ऑब्वियसली ये बात भी काफी हद तक ठीक है, क्योंकि हम अज्यूम करते हैं कि लाइट का ये फोटोन है सपोज, और आगे एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। फोटोन आया, उसने इस इलेक्ट्रॉन को आकर अपनी कुछ एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में चला गया। फोटोन की जो पहले वाली वेवलेंथ थी, सपोज पहले उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी थी, इस तरह का पार्टिकल था। अब चूंकि अपनी उस कुछ एनर्जी उसने इस इलेक्ट्रॉन को दे दी है, तो अब फोटोन जब दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा तो उसकी इसलिए वेवलेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी एनर्जी अब कम हो गई है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी उधर चली गई है। सो जितनी एनर्जी इसकी फोटोन की कम हुई है उतनी ही एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कॉम्पटॉन इफेक्ट में अप्लाई होता है, बट इसका ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ही है, क्योंकि हम यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि फोटोन में और इलेक्ट्रॉन में बिल्कुल दो पार्टिकल्स की तरह कोलिजन हम स्टडी कर रहे हैं। हम इस तरह से नहीं देख रहे कि ये फोटोन था, एक लाइट का ऑब्वियसली वेव थी, और आके पूरी की पूरी इस इलेक्ट्रॉन में अब्जॉर्ब हो गई और इलेक्ट्रॉन आगे चलना शुरू हो गया। हमने बिल्कुल उनकी कोलिजन किसी पार्टिकल की तरह स्टडी की है। सो ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हम यूज कर रहे हैं इसकी इक्वेशंस में आगे, लेकिन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज the better answer. So you should select particle nature of light, not law of conservation of energy. 42. According to modern physics, which one of the following is true? तो modern physics के कुछ जो postulates हैं, उनमें पहला postulate होता है कि gravity can bend light. इससे पहले ये सोचा जाता था कि gravity जो है सिर्फ material objects को अपनी तरफ खींच सकती है, और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स अगर किसी एक पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं और अचानक किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाते हैं तो उनका पाथ बेंड हो जाएगा। लाइट को चूंकि मटेरियल पार्टिकल समझा ही नहीं जाता था, वेव समझा जाता था क्लासिकल फिजिक्स में, तो इसीलिए क्लासिकल फिजिक्स वाले ये नहीं मानते थे कि ग्रेविटी से लाइट भी बेंड हो सकती है। लेकिन आइंस्टाइन ने वो जो सोलर एक्लिप्स वाला एक्सपेरिमेंट किया था और एंगल नाप कर दिया था, उसके मुताबिक क्योंकि वो मॉडर्न फिजिक्स के पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस था, तो उसने मॉडर्न फिजिक्स का ही एक पोस्टुलेट प्रूव किया था, और उसने कहा था कि लाइट भी मटेरियल पार्टिकल है तो ग्रेविटी से बेंड होगी। तो पहला पोस्टुलेट ठीक है, ये मॉडर्न फिजिक्स का पोस्टुलेट ही है कि ग्रेविटी कैन बेंड लाइट। उसके अलावा मॉडर्न फिजिक्स का एक और पोस्टुलेट वो ये है कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट क्वांटिटी। क्लासिकल फिजिक्स में टाइम को एब्सोल्यूट समझा जाता था, और उसके अलावा बाकी चीजों को टाइम से रिलेट करके मेजर किया जाता था। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में टाइम इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। तो ये जो बी वाला पोस्टुलेट है, दिस इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। दूसरा, ये जो इसका जो पहला पार्ट है, ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट नहीं है। ये जो दूसरा पार्ट है कि स्पेस कन्फॉर्म्स अराउंड द पार्टिकल्स मूविंग विद हाई स्पीड्स, कि जब कोई पार्टिकल हाई स्पीड पर मूव करता है तो स्पेस उसके इर्द गिर्द कन्फॉर्म कर जाती है। ये जो पोस्टुलेट है, ये ऑब्वियसली ये मॉडर्न फिजिक्स का ही पोस्टुलेट, लेकिन चूंकि पूरी की पूरी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो बी ऑप्शन को हम करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। सी है, मास बेंड्स स्पेस बट स्पेस कैन नॉट स्टीयर द मास मोशन। ये भी गलत है, ये भी आधा ठीक है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके दूसरी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक मास बेंड्स स्पेस एंड स्पेस देन गाइड्स द मोशन ऑफ अ मास। एक जगह पर कोई हैवी मास रख देंगे तो स्पेस टाइम फैब्रिक में एक कर्व सा बन जाएगा, और कोई और मास जब उस कर्व्ड स्पेस में एंटर होगा तो स्पेस के कर्व की वजह से वो मास की जो मोशन है वो स्टीयर होगी। सारा कुछ जो प्लैनेटरी मोशन है जितनी भी है वो सारी की सारी इसी असूल के ऊपर हम मॉडर्न फिजिक्स के मुताबिक एक्सप्लेन करते हैं। सो मास बेंड्स स्पेस एंड स्पेस डिसाइड्स विच डायरेक्शन द मास विल मूव इन।
सो सी का जो स्टेटमेंट का जो दूसरा पोर्शन है ये गलत है, सो सी ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ऑब्वियसली फिर डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, सो वी विल गो फॉर ए ऑप्शन एज द करेक्ट ऑप्शन। 43 है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डबल्स देन इट्स de Broglie's wavelength changes by a factor of what। तो ऐसा है कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी थी, de Broglie's wavelength वाली इक्वेशन के मुताबिक लैम्डा इज इक्वल टू 2m e। यहां पर जो e है वो काइनेटिक एनर्जी है उस इलेक्ट्रॉन की। ठीक हो गया। अब हम सब जानते हैं यहां पर कि लैम्डा इज हेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स इंक्रीज होती है तो लैम्डा जो है वो 1/2 स्क्वायर रूट टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी, राइट। अगर इनिशियल जो लैम्डा है वो ये है h/2me, फाइनल लैम्डा होगा h/2m, 2 टाइम्स ऑफ e, और यहां पर हम इक्वेशन लगा देंगे। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो 2me सेपरेट हो जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट। सो दिस विल बी इनिशियल लैम्डा टाइम्स 1/2 स्क्वायर रूट, राइट। तो ये इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज या जो भी इट चेंजेस बेसिकली बाय अ फैक्टर ऑफ दिस 1/2 स्क्वायर रूट टाइम्स। दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 44 है, द रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज व्हाट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि एक हमारे पास मेटल की सरफेस होती है, हम उसके ऊपर फोटोन डालते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, राइट। प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज इसका ऑपोजिट प्रोसेस है। उसमें क्या होता है कि एक टारगेट होता है हैवी मेटल का, उसके ऊपर हम हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स डालते हैं और उसमें से एक्स रेज के फोटॉन्स निकलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, दिस इज द एक्स रेज प्रोडक्शन एंड दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट है। 45 है, 2 फोटॉन्स हैं, हर एक की एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक मेटल प्लेट है हमारे पास जिसका जो वर्क फंक्शन है दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन कम से कम चाहिए तब जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। लेकिन हमने क्या किया है, 2 फोटोन डाल दिए हैं, एक 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और एक दूसरा दोबारा वो भी 2.5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो इन दोनों की एनर्जी मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 2.5 प्लस 2.5 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। तो एक नॉर्मल आईक्यू वाला बंदा यहाँ पर मिस्टेक खा सकता है कि वो कहेगा कि दोनों की एनर्जी मिलाकर तो 4 से ज्यादा ही है। वर्क फंक्शन ऑल्दो कि उसका 4 ही है कि मिनिमम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, हम 2 फोटोन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के डाल रहे हैं तो मिलाकर तो हमने 5 एनर्जी दे दी है। लेकिन इन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहां पर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अगेन हमने ऊपर बात की है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को अज्यूम करके किया जाता है। उसके मुताबिक ऐसा नहीं है कि लाइट की वेव आई और अब्जॉर्ब हो गई तो अगर आप आगे पीछे 2 फोटोन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वेव की फॉर्म में डाल दें, दोनों अब्जॉर्ब हो जाएंगे एक ही इलेक्ट्रॉन में और इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर एज अ पार्टिकल अज्यूम करते हैं लाइट के फोटॉन्स को। तो वी नीड अ पार्टिकल अ फोटोन ऑफ एग्जैक्टली द सेम एनर्जी। जितनी भी इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इसको मिनिमम चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उतनी ही एनर्जी वाला फोटोन हमें डालना पड़ेगा या उससे ज्यादा एनर्जी वाला। तो हमें यहां पर चाहिए ऐसा फोटोन जिसकी एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या उससे ज्यादा हो। अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा, अगर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकलेगा प्लस उसमें कुछ ना कुछ एक्सेस काइनेटिक एनर्जी भी होगी। सो वी कांट जस्ट simply arithmetically add the energy of these two to get them equal to the work function. It doesn't work like that. So 2.5 electron volt के 2 photon से there will be no electronic emission possible here. No photo emission will take place. 46 है, a photocell is illuminated by a point source of light 1 meter away. एक फोटो सेल था, उसके
इतने दूर तकरीबन, अगर हम यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ पर डाल दें 1 मीटर, अगर हम इसको अज्यूम कर लें, इतने दूर एक लाइट बल्ब था। तो वहां से जब हमने इसको इल्यूमिनेट किया तो सपोज कुछ भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें नोटिस हुआ। उसके बाद हमने क्या किया कि इस सोर्स ऑफ लाइट को 2 मीटर्स दूर कर दिया। पहले 1 मीटर था, अब ये 2 मीटर्स हो गया। अब यहां से उस फोटो सेल से इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर्स। तो अब आप बताएं कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं उससे वो ज़्यादा होंगे, कम होंगे, ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे, कम एनर्जी वाले होंगे, या क्या होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने किया क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट को हमने डबल डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो होती है इट वेरीज इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है ना, डिस्टेंस अगर आप डबल कर देंगे तो इंटेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाती है। तो इस केस में भी हमने वही किया है, पहले 1 मीटर दूर था और बाद में हमने 2 मीटर दूर कर दिया, तो हमने इंटेंसिटी को 1/4 कर दिया। इंटेंसिटी 1/4 होगी तो हम सब जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी 1/4 हो जाएगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी 1/4 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो निकल रहे हैं वो भी 1/4 हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज क्वार्टर्ड ऑफ द इनिशियल नंबर। पहले जितने हो रहे थे अब उसका 1/4 इमिट होंगे। 47 है, इन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन ये होती है कि ये वो रिवर्स पोटेंशियल होती है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के तौर पे एक्ट करे, कैथोड में से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करे, रिवर्स उसके ऊपर जो है रिपल्शन करके, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा है उसको ख़त्म कर दे। हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये कैथोड होता है इस तरह से, यहाँ पे होता है एनोड, और असूलन कैथोड को नेगेटिव उससे लगना चाहिए और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। लाइट हम डालते हैं कैथोड के ऊपर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और एनोड में डाल जाते हैं और बाहर पूरा का पूरा सर्किट होता है वो उसमें ट्रेवल करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि इन सम केसेस ये पोलैरिटी उल्टी कर देते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल डाल देते हैं। तो अब जो फोटॉन्स यहाँ से निकलेंगे इस सरफेस से, मेटल सरफेस से, उनको यहाँ से रिपल्शन का सामना करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो रिवर्स पोटेंशियल हमने डाली है ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करेगी, जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम होता जाएगा। हम ये रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। उस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जिसने फोटो इलेक्ट्रिक करंट को वैनिश कर दिया, खत्म कर दिया। सो दैट पॉइंट इज नोन एज, दैट पोटेंशियल इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज दैट कॉजेज इलेक्ट्रॉनिक करंट टू वैनिश। 48 है, stopping potential for a metal surface in case of photoelectric emission depends on what। इसी किस्म का एक हम जो है ऊपर भी एमसीक्यू कर चुके हैं, जहां पर हमने देखा था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन और थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के ऊपर। तो एक ऑप्शन हमारे पास था इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, एक ऑप्शन था इंटेंसिटी, उसको हमने कहा था कि ये गलत है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक ऑप्शन हमारे पास था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और एक ऑप्शन था बोथ बी ए एंड सी, इस तरह का, जिसमें ये थ्रेशोल्ड और इंसिडेंट दोनों आ जाती थी। तो हमने फिर ये दोनों सेलेक्ट किए थे और हमने एग्जाम्पल से भी उसको शो किया था कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो बेसिकली दोनों के डिफरेंस के ऊपर ये डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जिन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, एग्जैक्टली उन्हीं दो फैक्टर्स के ऊपर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिपेंड करती है, राइट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का आप या तो ये वाला फार्मूला लगा दें या फिर आप ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फोटोन की एनर्जी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वर्क फंक्शन। तो इस किस्म का कोई ऑप्शन अब आपको इनमें से ढूंढना है। ऑप्शन ए है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल सरफेस, ठीक है, बात ठीक हो गई। बी ऑप्शन है इंटेंसिटी, ये गलत है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, इंटेंसिटी पर सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। सी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड द वर्क फंक्शन। अब सी ऑप्शन भी ठीक है, ए ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट भी आ जाती है, साथ साथ वर्क फंक्शन भी आ जाता है, दोनों बातें इस एक ऑप्शन में आ जाती हैं। तो अगर हम ए ऑप्शन को
ना भी सेलेक्ट करें, कंसिडर करें, तो सी ऑप्शन कैन स्टिल सेटिस्फाई बोथ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल, सो वी विल प्रेफरेबली गो फॉर सी ऑप्शन हियर। ठीक हो गया ना? ऑल्दो कि ए ऑप्शन भी गलत नहीं है, बट बेटर ऑप्शन इज सी ऑप्शन। 49 है, इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट at a frequency above threshold frequency the photoelectric current is proportional to what? ऑब्वियसली हमने ये बात ऊपर भी की है कि जब जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा हो तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने आकर लग रहे हैं मेटल की सरफेस को। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट हिट द सैंपल इन 1 सेकंड, यानी कि यहां पर बेसिकली उसने इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात की है। 50 है, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ अ मेटल हुज वर्क फंक्शन इज W नॉट इज लैम्डा नॉट। वर्क फंक्शन का हमारे पास फॉर्मूला होता है HC ओवर लैम्डा, यहां पर लैम्डा नॉट में लगा रहा हूं। अगर हम वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करें W नॉट से तो इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस किस्म की, राइट? तो वर्क फंक्शन उसका W नॉट है, उसकी जो वेवलेंथ है वो है लैम्डा नॉट। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर अ मेटल सरफेस हुज वर्क फंक्शन इज W नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर यहाँ पर इसको हम रीअरेंज कर दें तो हम देखते हैं कि जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है दैट इज HC ओवर W नॉट, एंड वी सी दैट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू W नॉट, यानी कि वर्क फंक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया, वर्क फंक्शन को हाफ कर दिया है। सो अगर वर्क फंक्शन को हाफ कर देंगे 1/2 टाइम्स कर देंगे तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, ये 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो 2 टाइम्स लैम्डा नॉट अब फाइनल वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वर्क फंक्शन के।